नमस्कार मित्रों। दिल्ली में जो सबसे बड़ी खबर इन दिनों आई वो है कर्नाटक से, कर्नाटक कांग्रेस से, कर्नाटक की सरकार से। लंबे समय से जो जद्दोजहद चल रही थी कांग्रेस के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया साहब को हटाने के लिए, पार्टी के अंदर लगातार दबाव बना हुआ था। डीके शिव कुमार साहब, जिनको बताया गया कि वादा किया गया था कि 2.5 साल के कार्यकाल के बाद सिद्धारमैया को उनको मौका दिया जाएगा, लेकिन 2.5 साल के 3 साल पूरे हो गए, उन्हें मौका नहीं मिल रहा था। तो पूरी वो बात कई बार दिल्ली आने की हुई थी, लेकिन इस बार दिल्ली के प्लेटफॉर्म पर आकर रुक गई और पहुंच गई सीधे मुख्यालय में, राहुल गांधी जी के दरबार में, खरगे साहब के दरबार में। और तय होने के लिए जिद हो गई कि अब तो तय करना ही पड़ेगा। 2-3 दिन लगे, लेकिन मान लीजिए तय कर दिया गया। और एक बड़ा बदलाव कांग्रेस में हुआ कि सिद्धारमैया साहब को इस्तीफा देना पड़ा है और डीके शिव कुमार अब मुख्यमंत्री होंगे। ये पहली घटना नहीं है मुख्यमंत्री बदलने की, लेकिन विवाद कई राज्यों में चलता रहा था। आपको याद हो, राजस्थान में अशोक गहलोत वर्सेस सचिन पायलट साहब का चला, मध्य प्रदेश में कमलनाथ साहब और ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब के बीच में चला, और छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल साहब और टीके सिंहदेव के बीच में चला। लेकिन कोई मसला हल नहीं हुआ था। पहली बार हुआ कि कांग्रेस लीडरशिप ने एक साफ तौर पर यह फैसला किया और नेतृत्व बदल दिया। अब अलग मांगे हो रही हैं कि ओबीसी लीडर थे सिद्धारमैया साहब, उसका क्या होगा, क्या नुकसान होगा, क्या नहीं होगा, लेकिन लीडरशिप में बड़े चेंज हुए और कांग्रेस लीडरशिप को कई बड़े फैसले करने पड़े। इस बार केरल में भी करना पड़ा, वेणुगोपाल साहब की जगह सतीशन साहब को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। तमिलनाडु में डीएमके को छोड़कर विजय के साथ जाना पड़ा। तो ऐसे बहुत सारे फैसले किए गए जिसके लिए माना जा रहा था कि कांग्रेस लीडरशिप फैसलों को टालती है। तो कांग्रेस में क्या ये नई बदलाव की लहर है या कुछ नया सोच समझ का तरीका आया, और इसके क्या फायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे, इस सब पर चर्चा करेंगे हमारे परम मित्र आशुतोष जी के साथ, जो सत्येंद्र के फाउंडर तो हैं। पत्रकारिता और राजनीति दोनों में उनकी धमक बहुत जोर से चल। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद है जी, धन्यवाद है जी। आपकी धमक से जो है देश गूंजता रहता है, पत्रकारिता में भी और राजनीति में भी। ठीक है, सब ठीक लोग है। आपकी तरफ देखते हैं। तो आज क्या सुबह से आपको देखकर कोई लगता मिला नहीं है, आज सुबह से कोई मिला नहीं है आपको। नहीं नहीं, मुझे बताया गया कि आपने जो इशारा करते हैं वो फैसले होते हैं देश में। तो राहुल गांधी जी को देखिए, आपने क्या कहा? अ, देखिए विजय जी, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी में अब ये वक्त आ गया है जब उन्होंने रियलाइज कर लिया कि अगर आप बड़े फैसले नहीं करेंगे तो फिर आप 2029 की लड़ाई तो पूरी तरीके से भूल जाइए। और उस सोच के तहत, और साथ ही साथ जब उन्होंने ये सोचा कि हमें बड़े फैसले करने हैं, तो ये भी सोच में है कि अब राहुल गांधी ही पार्टी को चलाएंगे, जिस तरीके से चलाना चाहते हैं उस तरीके से चलाएंगे, और उसमें अनिश्चितता नहीं होगी, उसमें इंडिसाइसिवनेस नहीं होगा। उसमें अगर उनको पार्टी चलाना है तो जो वो सोचते हैं उसको इम्प्लीमेंट भी करना होगा। ये नहीं होगा कि सोच कुछ और रहे हैं और 3 लोग आके कुछ और सलाहें दे रहे हैं, फिर उनके हिसाब से चीजें चल रही हैं, और जिसकी वजह से फिर मैसअप होता है बाद में, और मैसअप के बाद फिर वो सारी जिम्मेदारी राहुल गांधी के कंधों पर डाल दी जाती है। तो मुझे लगता है ये एक बड़ी पिक्चर है, जिस बड़ी पिक्चर के हिसाब से अब कांग्रेस पार्टी में बड़े फैसले हो रहे हैं, और साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी को अब मैं कह सकता हूं कि वो राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी अब बनने जा रही है। हालांकि बहुत सारे लोग मेरी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखेंगे, लेकिन अगर आप देखिए तो वैसे तो कांग्रेस पार्टी की कमान राहुल गांधी को 2014 के बाद से ही मिल गई थी, और उसके बाद आपने देखा कि कम से कम 5 ऐसे राज्य थे जहां जिसका क्रेडिट राहुल गांधी को मिलना चाहिए था, जिसका क्रेडिट उनको नहीं मिला। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस पार्टी जीती तो किसी ने राहुल गांधी को उसका क्रेडिट नहीं दिया। उसके बाद कर्नाटक में उन्होंने कांग्रेस पार्टी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की अपने बल पर सरकार बनाने से रोक दिया था, और वहां गठबंधन की सरकार बनी थी। फिर तीसरी चीज थी गुजरात, जहां पे तगड़ी लड़ाई कांग्रेस पार्टी ने लड़ी थी, और बड़े सालों के बाद एक अच्छी लड़ाई हुई। कांग्रेस पार्टी चुनाव हारी, लेकिन बीजेपी को भी 100 के नीचे सीटें आई। लेकिन उसके बाद जब 2019 का चुनाव हुआ, तो 2019 के चुनाव में जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की बुरी हार हुई, उसके बाद राहुल गांधी ने खुद अपने जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया। और भारत की राजनीति में ऐसा होता नहीं, कोई नेता हार की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे, तो उन्होंने अपने हार की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दिया, और यह भी कहा कि जो अगला पार्टी अध्यक्ष होगा वो कांग्रेस के परिवार का नहीं होगा, चुनाव के द्वारा आएगा। तो चुनाव भी हुए और कांग्रेस नेहरू गांधी परिवार का कोई शख्स पार्टी का अध्यक्ष नहीं बना। ये सारे वो बदलाव थे जिस पर लोगों का ध्यान जाना चाहिए था। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि जो जीतता है वही सिकंदर है, और जो कोशिश करता रहता है, हार भी जाता है, तो उसकी तरफ लोगों का ध्यान नहीं जाता। और ये वो दौर था जब लोग राहुल गांधी को पप्पू 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 कह रहे थे, और ऐसा माना जा रहा था कि राहुल गांधी का करियर पूरी तरीके से खत्म हुआ।
लेकिन मुझे लगता है ये सीखने का दौर था और इस सीखने के दौर में उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की। उसके बाद उनकी छवि थोड़ी पहले से बेहतर हुई, कांग्रेस की छवि भी बेहतर हुई और 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 240 पे आके टिक गई और कांग्रेस की सीटें 99 पर जाके पहुंची। राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन बनते हैं और बनने के बाद एक संसद के अंदर और संसद के बाहर एक बहुत ही आक्रामक एग्रेसिव राहुल गांधी को हम देखते हैं। बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आता, लेकिन मैं शुरू से कह रहा हूं कि अगर आपको नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी से अगर लड़ना है तो आपको उसी अंदाज में जवाब देना पड़ेगा। आप चुपचाप बैठ के उन सवालों के जवाब नहीं दे सकते हैं। और उसके अलावा आपने देखा कि वो जो एग्रेशन था, जब लीडरशिप एग्रेसिव हो जाती है तो कार्डर भी एग्रेसिव हो जाता है। आपने टीवी डिबेट्स में भी देखा कि जिस तरीके जी से पहले कांग्रेस के कांग्रेस प्रवक्ता पिट कर आ जाते थे, तैयारी करके नहीं आते थे, अब कांग्रेस के प्रवक्ता पिटते नहीं है बल्कि वो अटैक करने की कोशिश करते हैं और बहुत कामयाबी के साथ अटैक करते हैं। साथ ही साथ रिसर्च करके भी आने लगे हैं। तो ये सारी चीजें छोटे छोटे बदलाव थे। अब मुझे लगता है कि जहां पे उनकी उनकी नस फंसी हुई थी वो ये कि राज्यों के अंदर जो बड़े बड़े छत्रप थे वो अभी भी 70-75 साल की उम्र के बावजूद भी कुर्सी का मोह नहीं छोड़ पा रहे या पुत्र का मोह नहीं छोड़ पा रहे। और इसका सबसे क्लासिक एग्जाम्पल राजस्थान है। मैं अशोक गहलोत जी का बहुत प्रशंसक हूं, उनकी पॉलिटिक्स का प्रशंसक हूं और मैं मानता हूं कि वो हिंदुस्तान के चंद बहुत ही बेहतरीन पॉलिटिशियंस में एक है। लेकिन क्या कारण है कि वो राजस्थान के अंदर सचिन पायलट को खड़ा नहीं होने देना चाहते, वो कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते। अगर वो उस वक्त, जब आपको याद होगा जब उनके बदलाव की बात हो रही थी, तो जी जो फियास्को क्रिएट हुआ उसने कांग्रेस पार्टी का कोई भला नहीं किया, उसने अशोक बड़ा गहलोत का भी नुकसान भला नहीं किया। किया, उसने सचिन पायलट का भी भला नहीं किया और कांग्रेस पार्टी चुनाव हार गई। मुझे लगता है कि ये वो दौर था जब राहुल गांधी मन ही मन ये फैसला कर रहे थे कि अब हमें पार्टी को अपने हिसाब से चलाना होगा और कड़े कड़े फैसले करने होंगे और भले ही नुकसान हो तो हो। उस संदर्भ में अगर आप देखेंगे तो ये 3 बड़े फैसले कांग्रेस राहुल गांधी ने किए। एक सबसे बड़ा फैसला था वो केरल के अंदर, आप देखिए कि जहां पुराने छत्रपों को पूरी तरीके से इग्नोर करके उन्होंने बिल्कुल नए शख्स को पार्टी के बागडोर दी। हालांकि उसमें वक्त लगा, लेकिन उन्होंने मजबूती के साथ उसको आगे बढ़ाया और अपने सबसे करीबी लोगों में से एक माने जाने वाले केसी वेणुगोपाल की भी आज भी नहीं सुनी। फिर उन्होंने तमिलनाडु के अंदर एक तरफा फैसला किया और कहा कि नहीं, अब डीएमके के साथ हमारी पॉलिटिक्स हो चुकी है, अब हमको नई नई पीढ़ी के साथ जाना है। वो भी उन्होंने आनंद फानंद किया, डीएमके बहुत परेशान हुआ लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। और अब कर्नाटक के अंदर हुआ, तो सिद्धरमैया को हटा के डीके शिवकुमार को बनाना ये होना ही था, लेकिन इसमें काफी वक्त लगा। अब इस पूरे सिनेरियो को अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि कांग्रेस पार्टी 2029 की तैयारी कर रही है और उसमें संगठनात्मक स्तर पर बड़े बदलाव करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ जो कांग्रेस में जो लोग राहुल गांधी की सोच और राय से इत्तेफाक रखते हैं और उस पर चलने के लिए तैयार हैं, सरकार पर तगड़े हमले करना चाहते हैं और नरेंद्र मोदी और अमित शाह की पॉलिटिक्स से डरते नहीं हैं, ऐसे लोगों को आगे बढ़ाया जाएगा। ये नहीं होगा कि कमलनाथ मध्य प्रदेश के इंचार्ज भी होंगे और साथ ही साथ वो बीजेपी के साथ हाथ भी मिलाएंगे और अडानी के साथ भी हाथ मिलाएंगे। ये बहुत क्लैरिटी हो गई है। इसलिए आने वाले समय में अगर मुझे अशोक गहलोत अगर राजस्थान से बाहर दिखाई पड़े और उनकी जगह सचिन पायलट को पूरी तरीके से स्टैब्लिश किया जाए तो मुझे कोई हैरानी नहीं होगी। या अगर छत्तीसगढ़ के अंदर अगर भूपेश बघेल अगर अच्छा काम करते हुए नहीं दिखाई पड़ेंगे और भ्रष्टाचार के आरोप लगेंगे, उनकी भी अगर वहां से अगर हटाया जाता तो मुझे कोई हैरानी नहीं होगी। तो ये अच्छी चीज है। आपको करियर में, पॉलिटिक्स में, जिंदगी में आपको कड़े फैसले करने होते हैं। कड़े फैसले करेंगे 10 तो हो सकता है 4 फैसले पूरी तरीके से आपके खिलाफ चले जाए, आपके माथे पर पटके। लेकिन अगर आप फैसले ही नहीं करेंगे, इंडिसाइसिव रहेंगे और जैसा आप पार्टी को चलाना चाहते हैं वैसा आप चला नहीं पा सकते हैं, तो फिर उससे बेहतर आप घर बैठ जाइए। और कांग्रेस पार्टी आज ये अफोर्ड नहीं कर सकती कि राहुल गांधी घर बैठ जाए, या राहुल गांधी अफोर्ड नहीं कर सकते घर बैठ। इसलिए मुझे लगता है कि ये फैसला एक दूरगामी परिणाम का नतीजा है और साथ ही साथ ये मिशन 2029 है। ठीक है, ये आपने बहुत अच्छे से बात की, लेकिन मैं 2 चीजें समझ। कर्नाटक का फैसला तो जो फैसला हो गया वो महत्वपूर्ण है, उसका ओबीसी लीडर का क्या होगा वो अलग तरह की पॉलिटिक्स है। लेकिन मैं ये समझना चाहता हूँ, जब आपने कहा कि राहुल गांधी जी अब फैसले लेने लगे हैं और ये राहुल कांग्रेस हो गई है और अब वो पप्पू नहीं रहे हैं एक तरह से, उसमें कोई, मैं तो इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन राहुल जी अगर फैसला करना है तो क्या इसको आप डबल फेस पॉलिटिक्स नहीं कहेंगे?
राहुल जी को ही फैसला करना है, राहुल जी की कांग्रेस है, तो फिर ये क्यों कहना कि खड़गे साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और मैंने इस्तीफा दे दिया और अब वही फैसले करेंगे। जब फैसला राहुल जी को करना है तो फिर खड़गे जी का दिखावा क्यों? ये तो आप सवाल भारतीय जनता पार्टी से भी पूछ सकते हैं कि जब सारे फैसले अमित शाह और नरेंद्र मोदी को करना है तो फिर नितिन नवीन की जरूरत क्या है, या पार्टी के जनरल सेक्रेटरीज की जरूरत क्या है। ये ऐसा तर्क है जिसका कोई हिसाब या जवाब किसी के पास नहीं हो सकता। नहीं, नितिन नवीन और खड़गे साहब में बड़ा फर्क है ना सर। हाँ, वो ठीक है, आपकी बात ठीक है, लेकिन है तो नितिन नवीन पार्टी के अध्यक्ष जी, और नरेंद्र मोदी जी उनको अपना बॉस मानते हैं। अगर बॉस मानते फिर नरेंद्र ठीक है, बीजेपी की बात हम करेंगे ना। मैं आ रहा हूँ। तो जाहिर सी बात है नितिन नवीन के हर फैसले को उनको मानना पड़ेगा, ऐसा होता नहीं जी। जो खड़गे साहब पार्टी के अध्यक्ष हैं और पार्टी की लीडरशिप, हर पार्टी की एक लीडरशिप होती है। अटल बिहारी वाजपेयी पार्टी के अध्यक्ष रहे ना रहे, बट सबको मालूम था कि भाई अंतिम फैसला तो यही होना है। सोनिया गांधी लंबे समय तक पार्टी के अध्यक्ष रही, लेकिन सबको मालूम था अंतिम फैसला तो वही करती थी। तो एक हर पार्टी का एक कोर होता है और हर पार्टी की एक लीडरशिप होती है। राहुल गांधी आज की तारीख में निर्विवाद रूप से कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं, लेकिन लीडर की बातों को इम्प्लीमेंट करना, एग्जीक्यूट करना अध्यक्ष का काम और उसको अपने नेता को इनपुट देना, वो सारा काम जो है वो संगठन का काम होता है। आप उसको अध्यक्ष कह ले या संगठन कह ले, वो काम होता है। मैं तब मानूंगा कि राहुल की उस अध्यक्ष की कोई जरूरत नहीं है अगर राहुल गांधी बिल्कुल खड़गे की बातों को ना माने। अभी तक ये होता रहा है कि वो जो जितना सम्मान खड़गे साहब को मिलना चाहिए था वो सम्मान उनको हमेशा मिला है। आप लगातार वीडियो भी देख सकते हैं, पिक्चर भी देख सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके राहुल गांधी के मन में कुछ एक हिचक थी, और वो हिचक ये थी कि जो 10 लोग उनको सलाहें देते थे, उनमें से कई सलाहें आदमी दबाव में आकर उसको मान लेता था, जबकि दिल में मानता कि शायद ये फैसला उचित नहीं है। तो इस तरीके के मुझे लगता है अब उस हिचक से बाहर निकल चुका। और मैं ये बात इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि मैं लीडरशिप पोजीशन में रह चुका हूँ अपने करियर में भी रह चुका हूँ। ऑब्जेक्शन के तौर पे नहीं कह रहा, मैं समझने के तौर पे मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि मैं दर्शकों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैं लीडरशिप पोजीशन में भी रह चुका हूँ, राजनीतिक दल में भी रह चुका हूँ। कई बार ऐसा होता है जब नेता कुछ फैसले करना चाहता है लेकिन वो कह नहीं पाता है, या पार्टी के दबाव में आके वो फैसला वो नहीं करता है, और फिर उसका खमियाजा भुगतना पड़ता है और अंत में सारी ठिकरा लीडरशिप के माथे पे होती है। और बड़ी लीडरशिप वो होती है जो पार्टी के, संगठन के और जनमानस के खिलाफ जाके फैसला करे, क्योंकि उसको लगता है कि यही फैसला उचित है। और मुझे लगता है अब उस स्थिति में राहुल गांधी आए हैं जहां पे कि उनको लगता है कि जो मैं सोच रहा हूं उसको हमें इंप्लीमेंट करने की जरूरत है, और जो मैं सोच रहा हूं उसके साथ पार्टी को अलाइन होना पड़ेगा। अगर मुझे लगता है कि यंग लीडरशिप आनी चाहिए तो फिर यंग लीडरशिप आनी चाहिए। मतलब फिर ये अशोक गहलोत कि राहुल गांधी की लाइन पर चलना पड़ेगा कांग्रेस को। जी बिल्कुल, कई लोग कोई दो राय है ना, ये है, ठीक है। ये जो द्वैत था, जो दुविधा थी, वो दुविधा खत्म हो गई अब। ठीक है, एक जानकारी आप बता सकते हैं, मुझे नहीं पता, कल ये चर्चा हुई कि जब सिद्धारमैया साहब और डीके शिव कुमार जी की बैठक और पार्टी की बैठक हुई तो लंच से पहले तक कोई जानकारी सिद्धारमैया साहब को नहीं थी, और फिर लंच पे राहुल गांधी जी गए घर पर, सोनिया जी के साथ लंच किया, प्रियंका जी के साथ लंच किया, और आने के बाद तुरंत उन्होंने कहा कि सिद्धारमैया साहब को यू हैव टू स्टेप डाउन। तो बहुत सारे लोग इसको इस मैसेज के तौर पे देख रहे हैं कि प्रियंका जी के दबाव में ये फैसला किया गया। क्या आपको ऐसी कोई जानकारी है या नहीं कोई ये सब प्लान? देखिए, मेरे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है, और मुझे लगता है कि सारी चीजें प्लांटेड खबरें हैं, और ये कांग्रेस की अपनी खास आदत भी है कि प्रियंका का खेमा कहेगा कि देखिए सारे फैसले प्रियंका की वजह से हो रहे हैं, राहुल का खेमा राहुल की वजह से बनाएगा, केसी वेणुगोपाल के लोग कहेंगे देखिए उनकी चल गई। ये दरबारी पॉलिटिक्स का बहुत ही जिसे कहते हैं ना इंटीग्रल पार्ट, हाँ एकदम इंटीग्रल, जो कोर्ट पॉलिटिक्स होती है उसमें यही होता है। क्योंकि आप जानते हैं कि जो सर्वोच्च नेता है, अगर जनता में मैसेज ये जाए कि मैं उनसे ये फैसले करवा रहा हूं तो मेरी राजनीति चमकी रहेगी। हाँ। तो ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो इन सब चीजों का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे, और इस तरीके की खबरों को प्लांट किया जाएगा। देखिए, दो चीजें महत्वपूर्ण है इस पूरे मसले में सिद्धारमैया को लेकर। एक, सिद्धारमैया शायद इस बात को कभी नहीं भूले कि 2008 में जिस सोशलिस्ट मूवमेंट से वो निकले थे, जिस HD देवेगौड़ा को वो अपना भगवान मानते थे, हाँ, उन HD देवेगौड़ा को जब चूज करना पड़ा तो उन्होंने दरअसल
सिद्धरामैया अपने बेटे को चुना, जिनको वो भगवान मानते थे। जब एच.डी. देवेगौड़ा को अपने उत्तराधिकारी चुनना था तो उन्होंने अपने बेटे को उत्तराधिकारी चुना, और वहां से वो बहुत निराश होकर सिद्धरामैया पार्टी उन्होंने छोड़ी और उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की। और कांग्रेस ज्वाइन करने के 6 साल के अंदर कांग्रेस पार्टी जी ने उनको मुख्यमंत्री बना दिया। ये बात सिद्धरामैया को हमेशा याद रखनी चाहिए, क्योंकि तब विरोध था, कांग्रेस के बड़े नेता थे उस वक्त, और उनके मन में भी ये बात रही होगी कि हम तो 30 साल से 40 साल से कांग्रेस पार्टी की सेवा कर रहे हैं और एक बाहर का एक आदमी अचानक आता है और आप उसको मुख्यमंत्री बना देते हैं। जी। और फिर वो दूसरी बार भी वो कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री बनते हैं, और दोनों बार उन्होंने पब्लिकली कहा कि भाई दोनों बार तो राहुल गांधी ने ही मुझे मुख्यमंत्री बनाया था। तो अगर 78 साल की उम्र में अगर उनसे कहा जा रहा है कि आप अपना उत्तराधिकारी चुनिए और उसको छोड़ दीजिए, तो मुझे लगता है कि ग्रेस ये कहता है कि आप अपनी लीडरशिप की बात को माने। और मुझे नहीं लगता कि सिद्धरामैया की पॉलिटिक्स खत्म होती यहाँ से। मुझे लगता है कि राष्ट्रीय राजनीति में सिद्धरामैया की एक बड़ी भूमिका होने जा रही है। अब वो किस रूप में होगी, उनके साथ एक हैंडीकैप क्या है कि वो ना तो अंग्रेजी बोल पाते हैं और ना ही वो हिंदी बोल पाते हैं, लेकिन फिर भी एक बहुत एस्ट्यूट पॉलिटिशियन होने के नाते, एक बहुत ही एस्ट्यूट पॉलिटिशियन होने के नाते, और एक कुरबा समाज से आने वाले व्यक्ति के तौर पर राष्ट्रीय राजनीति में उनकी बड़ी भूमिका हो सकती है। वो राज्यसभा में भी जा सकते हैं, वो राहुल गांधी के बड़े एडवाइजर भी हो सकते हैं, और साथ ही साथ हैरान मत होइए अगर वो पार्टी अध्यक्ष के तौर पर भी वो वहां पे अपनी भूमिका रख सकते हैं। तो और ये वो भूमिका है जो अशोक गहलोत को बहुत पहले निभानी चाहिए थी, जो वो नहीं निभा पाए। तो मुझे लगता है कि ये उनकी स्थिति होगी। और अगर वो ये सोच रहे थे 78 साल की उम्र में कि अब पार्टी जब 2028 में चुनाव होगा और वो उस वक्त पार्टी के मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर होंगे 80 साल की उम्र में, तो खैर वो खुद से भी शायद वो इंसाफ नहीं कर। हाँ बिल्कुल, ठीक है। अब महत्वपूर्ण बात जो आपने कही, आज उस पर फोकस हम करते हैं, कांग्रेस के राहुल गांधी जी पर। राहुल गांधी जी के फैसले मानते हैं, मैं इसमें कहीं पर कोई आपत्ति नहीं, राहुल जी फैसले करते हैं और लीडरशिप और प्रेसिडेंट के उसको भी मैं फर्क समझता हूँ। जो राहुल जी ने अब कमान पकड़ ली, मतलब एक तरह से वो लीडरशिप के रोल में हैं, तो कांग्रेस के में क्या बदलाव आप देख रहे हैं? जैसे राहुल जी अभी जो खासतौर से गठबंधन की राजनीति में उनकी एक बड़ी भूमिका हो सकती है लीडरशिप में। ममता जी के साथ आप नहीं रहे थे, डीएमके को आपने छोड़ दिया है, पंजाब में आपके पास कोई है नहीं। एक अभी जो सबसे बड़ा चुनाव है वो उत्तर प्रदेश का चुनाव है, और उसमें वो तनुज पुनिया साहब पहुंच गए थे मायावती जी के घर पर, वो क्या हुआ, क्या गुफप हुआ, वो अलग है। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि राहुल जी और अखिलेश जी साथ चलकर उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ेंगे? अगर आप मुझे इजाजत दे तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकता हूँ इसको। देखिए, हमारे यहाँ ना, माफ करिएगा, मैं बहुत सारे वरिष्ठ पत्रकारों से मैं बिल्कुल सहमत नहीं होता हूँ। उनके एक तो उन बहुत सारे पत्रकारों का जो जीवन काल है वो एंटी कांग्रेसिज्म पे है, तो वो उनका वो बायस अभी तक जाता नहीं, इसलिए वो कभी राहुल गांधी की और कांग्रेस पार्टी की का जो विश्लेषण होना चाहिए वो नहीं कर पाते हैं। दूसरी बात, जो प्रोपेगेंडा है उस प्रोपेगेंडा से वो ब्लाइंडेड रहते हैं कि अगर राष्ट्रीय राजनीति में अगर ये कहा जा राहुल गांधी पप्पू है तो फिर वो पप्पू ही कहते चलते हैं। वो मैं तो कह रहा हूं, मैं इस शब्द को ही नहीं, मैं बोलता ही नहीं। आपने 3 बार बोला, मैं इस शब्द का इस्तेमाल नहीं करता जी। मैं राहुल गांधी, जैसे मैं बीजेपी का विश्लेषण करता हूं वैसे मैं राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का विश्लेषण करता हूं। दो चीजें बहुत स्पष्ट हो गई हैं, जो एक स्पष्ट ये हो गई है कि जो कांग्रेस पार्टी को विचारधारा के स्तर पर, आइडियोलॉजी के स्तर पर, सोच के स्तर पर जो परिष्कार करना था, जो बदलाव करना था, वो अब उन्होंने काफी हद तक कर लिया है। ये सबसे बड़ी चुनौती थी। सबसे बड़ी चुनौती क्यों थी? क्योंकि हिंदुत्व एक ऐसे सोशियो पॉलिटिकल फिनोमेना के तौर पर आया था कि उसे कैसे निपटें, उसको काउंटर कैसे करें, उसका सामना कैसे करें, इसको समझने में भारत के जो विपक्षी दल के नेता थे और कांग्रेस पार्टी को लंबा वक्त लगा कि भाई क्या करें। क्या हम मुसलमानों के मुद्दों को उठाएं या ना उठाएं? क्या हिंदुत्व पर हमले करें या ना करें? कहीं ऐसा ना हो जब मैं हिंदुत्व पर हमला करें तो लोग कहें आप तो हिंदू धर्म के खिलाफ है, आप सनातन के खिलाफ हो। या हम नरेंद्र मोदी पर हमला करें तो कहीं ऐसा तो नहीं कि नरेंद्र मोदी बहुत लोकप्रिय नेता है, उन पर हमला करेंगे तो हमारे ऊपर जनता हमारे खिलाफ हो जाएगी। ये दुविधाएं थी, लेकिन राहुल गांधी के मन में 2019 के बाद से दुविधा पूरी तरीके से खत्म हो गई और उन्होंने एक वैचारिक इमारत को खड़ा करने की कोशिश की है उस हिंदुत्व का सामना करने के लिए।
उसकी पहली शुरुआत होती है जब वो भारत जोड़ो यात्रा करते हैं, और तब वो सेकुलरिज्म को पूरी तरीके से स्थापित करते हैं और बीजेपी के बारे में कहते हैं कि ये कुछ भी हो सकती है, ये सेकुलर पार्टी नहीं है, ये भारत का जो सामाजिक ताना बाना है, जो गंगा जमुनी तहजीब पे खड़ी हुई है, ये उसके खिलाफ है। ये अपने आप में एक बड़ा वैचारिक बदलाव था कांग्रेस पार्टी के अंदर, और ये उनको समझ आई है भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कि हिंदुस्तान है क्या, हिंदुस्तान की तबीयत क्या है, हिंदुस्तान की तासीर क्या है, ये उनको समझ में आई। इसीलिए 2 यात्राएं उन्होंने की और शायद तीसरी यात्रा भी बहुत निकट भविष्य में करने वाले हैं। तो सेकुलरिज्म के मसले पे क्लैरिटी आ गई कि उनको लग गया कि हिंदुत्व का सामना अगर करना है तो हिंदुत्व की आंखों में आंखें डाल करके ये बताना पड़ेगा कि ये हिंदू धर्म नहीं है। और जो भारतीय जनता पार्टी जो अपना कॉपीराइट लेके चलती कि हम हिंदूवादी हैं या हम हिंदू हैं, इस पर उन्होंने फ्रंटल अटैक किए लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पर संसद के अंदर खड़े होकर। आपको अच्छी तरीके से ध्यान मुझे बताने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, उनको लगा कि उनका जो ओरिजिनल सामाजिक आधार था, वो सामाजिक आधार था मुसलमानों को, दलितों को और अपर कास्ट को लेके। उनके मन में ये बात स्पष्ट है कि अपर कास्ट हमारे साथ आने वाला नहीं है, दलित हमारे साथ आ सकता है, क्योंकि दलित आंदोलन धीरे धीरे कमजोर पड़ता जा रहा है। अब इसको उन्होंने कैसे जोड़ने की कोशिश की, वो सेव द कॉन्स्टिट्यूशन कैंपेन के जरिए। सेव द कॉन्स्टिट्यूशन कैंपेन दरअसल जो समाज में, और ये इससे सेकुलरिज्म भी आके जोड़ता है, क्योंकि संविधान है तो अल्पसंख्यकों को बराबरी का दर्जा हासिल है, संविधान है तो दलितों को बराबरी का दर्जा हासिल है। आप उनके खिलाफ बदतमीजी नहीं कर सकते हैं, आप उनको अंडरमाइन नहीं कर सकते, आप पुरानी जाति व्यवस्था को नहीं ला सकते हैं, जो ह्यूमिलिएशन उन्होंने बरसों क्या शताब्दियों उन्होंने झेला है। तो सेव द कैंपेन के जरिए उन्होंने पहला सेकुलरिज्म को स्थापित किया, फिर अपनी विचारधारा में दूसरी बात थी वो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को स्थापित किया, और इनडायरेक्टली उन्होंने दलित असर्शन को अपने साथ जोड़ने की कोशिश की। जो तीसरी बात थी, जो कर्नाटक के कोलार में से शुरू होती है, वह है नीतीश कुमार का कास्ट सेंसस। कास्ट सेंसस का मतलब क्या है? सिर्फ कास्ट सेंसस नहीं, बल्कि सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स, यानी, और उसके माध्यम से आप ओबीसी को अपनी तरफ लाने की कोशिश करते हैं, जो कभी भी कांग्रेस पार्टी का वोटर नहीं रहा। तो सेकुलरिज्म की जब आप बात करते हैं, तब आप मुसलमानों को अपनी तरफ लाने की बात करते हैं। जब आप सेव द कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, तब आप दलितों को अपने साथ लाने की बात करते हैं और पिछड़ों को लाने की बात करते हैं। जब आप सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स करते हैं, तो आप दरअसल राम मनोहर लोहिया, चरण सिंह की पॉलिटिक्स को अप्रोप्रिएट करने की कोशिश करते हैं। अब अगर इसको एक साथ जोड़ दें, तो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा में ये बदलाव जो अब दिखाई पड़ रहा है, उसमें उसके 3 बड़े महत्वपूर्ण अंग हैं। वो है सेकुलरिज्म यानी धर्मनिरपेक्षता, दूसरा है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म यानी संविधानवाद, और तीसरा है सोशल जस्टिस यानी कास्ट सेंसस। अब इन तीनों को वो एक साथ लाके जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, यानी विचारधारा के स्तर पर पूरी तरीके से उनके मन में क्लैरिटी है। अब एक सवाल हो सकता है कि भाई ये तो कितने कामयाब हुए? भाई कामयाब तो भारतीय जनता पार्टी तो आरएसएस 1925 से हिंदुत्व की बात करी, पर कामयाबी तो 2014 में ही मिली ना, जब उनको अपने बल पर सरकार बनाए। तो इतना, तो ये कहना कि क्या अगला चुनाव हार गए तो कांग्रेस को भी 100 साल का इंतजार करना पड़ेगा क्या? नहीं, कांग्रेस को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आप निश्चिंत, इस बात को लेके नरेंद्र मोदी को परेशान होना चाहिए। तो ये जो स्ट्रैंड्स हैं, इसमें दरअसल हमारे देश के अंदर बात ही नहीं होती है। तो जो आइडियोलॉजिकल कंफ्यूजन कांग्रेस पार्टी के अंदर था, अब वो पूरी तरीके से खत्म हुआ। जब वो खत्म हुआ तो उसकी अगली सीढ़ी, और उसमें कामयाबी भी मिली। देखिए 2024 का चुनाव ऐसे इत्तेफाकन नहीं है कि उत्तर प्रदेश के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, जहां दलित आंदोलन की जबरदस्त भूमि है, वहां पर लोकसभा के चुनाव में आप जो है वो बीजेपी कमजोर पड़ती है। और जो एक डर था कि आप नरेंद्र मोदी पर हमला करेंगे तो जो नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता की वजह से एक बड़ा तबका आपसे एलिमिनेट हो सकता है, उससे भी अब उनके मन में भ्रम दूर हो गया है कि अगर नरेंद्र मोदी से लड़ना तो नरेंद्र मोदी पर हमले करने पड़ेंगे। अब उसके बाद क्या दिक्कत क्या थी? कांग्रेस के जो 75 पार के नेता थे, जो दरबारी नेता थे, आनंद शर्मा, गुलाम नबी आजाद, दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, अशोक गहलोत, सिद्धरमैया को भी इसमें जोड़ सकते हैं, कि जो कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, और वो पुराने ढंग की पॉलिटिक्स करते थे। पुराने ढंग की पॉलिटिक्स की उम्र अब खत्म हो चुकी है। अब आपको बिल्कुल अमित शाह के अंदाज में, नरेंद्र मोदी के अंदाज में पॉलिटिक्स करनी पड़ेगी, बहुत अल्ट्रा एग्रेसिव।
आप झूठ हो या सच हो, आपको एक मुद्दा उसके दिमाग में चिपका देना है। ये जो पॉलिटिक्स थी, इस पॉलिटिक्स में आपको ऐसे लोगों की जरूरत है जो मर्जीवड़े हों। डीके शिव कुमार के पास वो विकल्प था कि वो बीजेपी ज्वाइन कर सकते थे, लेकिन आपको याद होगा कि डीके शिव कुमार के ऊपर जब ईडी ने का हमला हुआ और उनको जेल भी जाना पड़ा। सोनिया गांधी कभी किसी से मिलने जेल नहीं गई थी, डीके शिव कुमार से मिलने के लिए जेल गई थी वो। तो एक आपका इतना कमिटेड नेता है, अब उसको पुरस्कृत नहीं करेंगे तो कब पुरस्कृत करेंगे? और डीके शिव कुमार वो एग्रेसिव पॉलिटिक्स करते हैं, वो नेटवर्किंग करना जानते हैं, उनके पास रिसोर्सेज हैं, वो साम दाम दंड भेद सबका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि वो दुविधाएं खत्म हो गई। अब यहां से देखिए, आपने एक रास्ता चुन लिया है, उस रास्ते पर आगे बढ़ना है। उस रास्ते में हो सकता है आगे शत्रु ने कुछ बेहतर इंतजाम कर रखे हो जहां आपको एम्बुश भी हो सकते हैं और आप उसमें कामयाबी भी हासिल कर सकते हैं। दिक्कत तब होती है जब आपको यही नहीं मालूम है कि हमें जाना तो वहां, लेकिन रास्ता क्या है। चुनाव तो जीतना है, नहीं, लेकिन एम्बुश रास्ते नहीं होना पता। और हारना जीतना बहुत इंपॉर्टेंट मैं नहीं मानता, लेकिन आपने तय किया, और ठीक है, मैं वो इसमें important है। हमेशा भारतीय जनता पार्टी तो कम, लेकिन मैं आरएसएस की हमेशा तारीफ करता हूँ। आरएसएस के दिमाग में, आरएसएस में बहुत पेशेंस है, बहुत ही धैर्य है, समुद्र की तरीके से उनके अंदर धैर्य है और उनको पता है कि हमें यहां जाना है, तो वो उसका इंतजार करने के लिए और धैर्य रखने के लिए भी तैयार है। 1925 की यात्रा 2014 में आके अपने अपने शीर्ष तक कल्मिनेशन पर हाँ। कल्मिनेशन पर पहुंची, ठीक है। लेकिन कोई आदमी ये नहीं कहता कि उस यात्रा में कितने संकट उनको पड़े, विचारधारा में कितने तरीके के परिष्कार करने की जरूरत पड़ी उनको। तो अब कांग्रेस पार्टी की अगर आप 44 सीट पर आके सिमट जाएंगे, वहां से आपको 248 छोड़िए 272 लाने में आपको नाको चने चबाने पड़ेंगे भाई, इतना आसान नहीं होता। जनसंघ के तौर से 1952 से बीजेपी ने यात्रा शुरू की, 1989 तक किसी भी राज्य के अंदर बीजेपी की सरकार नहीं बनी। 2 जून 1990 को राजस्थान के अंदर पहली बार भैरव सिंह राजस्थान में शेखावत भैरव सिंह जी की सरकार बनी, पहली सरकार थी, और वो भी अपने बल पे नहीं थी, गठबंधन की जनता सरकार। दल के। लोग इन सब चीजों को भूल जाते हैं। तो मुझे कहना है कि कांग्रेस के दिमाग में अब ये क्लैरिटी आ गई कि हमको जाना कहां है और उसका रास्ता क्या है। अब उसकी यात्रा आप 100 किलोमीटर की रफ्तार से कर सकते हैं, आप 50 किलोमीटर की रफ्तार से कर सकते हैं, आप उसमें 150 किलोमीटर की रफ्तार से भी भाग सकते हैं। आपको तय करना है कैसे करना है, और ये इस पर निर्भर करता है कि जो रास्ता है वो कितना हाईवे बना हुआ है, मॉडर्न हाईवे बना हुआ है, पुराने तरीके से जहां ट्रैफिक भी चल रहा है। नहीं, लेकिन जो सवाल एक अधूरा रह गया, हालांकि छोटा सवाल है लेकिन वो इम्पोर्टेंट है, फिर से मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि अखिलेश जी के साथ राहुल जी जाएंगे कि नहीं जाएंगे? देखिए, अब एक और क्लैरिटी जो मुझे मुझे जो जो मैं राजनीति को देख रहा हूं, अब कहीं ना कहीं कांग्रेस के मन में ये बात आ गई है कि बहुत ज्यादा हम ये जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनके ऊपर निर्भर रहने से हमें कोई बहुत फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि ये लोग अनप्रिडिक्टेबल हैं। ये भारतीय जनता पार्टी सरकार के दबाव में आके कुछ भी बड़े फैसले कर सकते हैं, कभी भी छोड़ के जा सकते हैं, और ये कभी भी कुछ भी कह सकते हैं। उनका अब कांग्रेस का मानना है कि हमारा रास्ता ये है, अब इस रास्ते में अगर क्षेत्रीय पार्टियां हमारे साथ आना चाहती तो आए, नहीं आना चाहती तो उनको मुबारक। ये नहीं होगा कि पता चला कांग्रेस पार्टी लोकसभा का चुनाव लड़ रही, ममता बनर्जी ये कह रही कांग्रेस पार्टी तो 40 सीट भी नहीं जीत सकती। वही ममता बनर्जी जब चुनाव हारी तो राहुल गांधी ने उनको फोन किया, कहा कि हम आपके साथ हैं, लेकिन वो ममता बनर्जी कहां है जिनमें लोग भारत का अगला प्रधानमंत्री देख रहे थे। मैं तब भी ममता बनर्जी में भारत का प्रधानमंत्री नहीं देखता था। मेरा हमेशा से मानना था ममता बनर्जी एक बहुत ही वॉलेटाइल नेता है, वो गठबंधन की पॉलिटिक्स कर ही नहीं सकती। लेकिन बहुत सारे लोगों ने तो ये भी कहा हमारे ना यहाँ कि राहुल जी ने जो कहा ममता बनर्जी के लिए इलेक्शन के दौरान, उसका भी तो नुकसान हुआ। भाई अलग अलग पार्टी चुनाव लड़ रही है भाई, अगर हम गठबंधन में नहीं है तो हम एक दूसरे पर हमला करने के लिए स्वतंत्र हैं, ठीक है ना। ये गरिमा तो ममता बनर्जी को निभानी चाहिए। वो बड़ी पार्टी थी बंगाल के अंदर, वो अगर कांग्रेस पार्टी को साथ लाने की बात करती, क्या उन्होंने एक भी कोशिश नहीं की उन्होंने? कोई बता दे मेरे को, एक भी तो अखिलेश कोशिश जी नहीं। के साथ क्या होगा? आप कह रहे हैं कि अखिलेश जी के साथ नहीं जाएंगी कांग्रेस? मैं उस पर जा रहा हूं। तो
उसमें मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में कोई कंफ्यूजन नहीं है। अखिलेश यादव कांग्रेस के बीच और राहुल गांधी के बीच में एक अच्छी ट्यूनिंग हमने संसद के अंदर भी देखी है, संसद के बाहर भी देखी है। और अखिलेश यादव उस तरीके के अनप्रेडिक्टेबल नेता नहीं है जैसे कि ममता बनर्जी है, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। तो और वो उस तरीके के भी नहीं है जिस तरीके के शरद पवार हैं, कि जब बीच में आपने एक मुद्दा खड़ा किया, आप उससे सहमत हो ना सहमत हो, अचानक अडानी के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे इंडिया गठबंधन की आप हवा निकाल दे। मतलब वोट चोरी के मसले पर आप अचानक पूरी हवा निकाल दे। ये किस तरीके के आप विपक्ष के नेता है भाई शरद पवार? मैं तो बार बार कहता हूं, डंकी की चोट पर कहता हूं, दे आर मोस्ट ओवररेटेड पॉलिटिशियन, मोस्ट ओवररेटेड पॉलिटिशियन। नीतीश कुमार और शरद पवार हिंदुस्तान की राजनीति के सबसे बड़े ओवररेटेड पॉलिटिशियंस हैं। और हमारे हिंदुस्तान के बहुत सारे पत्रकार इनसे बहुत ज्यादा, मैं भी मोटे तौर पर ऐसा ही मानता हूं। बहुत सारे लोग नाराज हो जाते हैं और दिक्कत क्या है कि हमारे बहुत सीनियर जर्नलिस्ट लोग हैं इनसे एनामर्ड रहते हैं। चाणक्य, पता नहीं किन के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। आज शरद पवार इतने बड़े पॉलिटिशियन थे, आप मुझे बताइए कि बहुत सारे लोगों ने चाणक्य को पढ़ा ही नहीं है। चाणक्य एक शब्द कॉइन किया हुआ है जिसको सब लोग समझते हैं। हाँ भाई, हिंदुस्तान की राजनीति का असली चाणक्य तो नरेंद्र मोदी है ना। उनसे बड़ा चाणक्य कोई पैदा हुआ तो बता दे कोई मेरे को। जो आदमी 2002 के दंगों के बाद पूरी हिंदुस्तान की राजनीति और समाज में पूरी तरीके से आइसोलेटेड हो गया, पार्टी जिनको हटाने के बारे में बातचीत कर रही थी, लगभग हटा दिया था, वो आदमी वहां से बाउंस बैक करता है और 3 बार गुजरात का चुनाव जीतता है। उसके बाद हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बनता है, 3 बार प्रधानमंत्री बनता है। असल चाणक्य तो वही है ना। और आज कहते हैं कि ये कैमरे पर एक आदमी पैसे लेते हो पकड़ा जाता है और उसी को मुख्यमंत्री बना देते। जो दुनिया को कहना हो कहे, आई डोंट केयर। और ये तो वो लोग हैं जो कभी अपने बल पे, ना तो शरद पवार अपने बल पे कभी सरकार बना पाए महाराष्ट्र कभी में, नहीं कभी बना बहुमत, ना नीतीश कुमार बना पाए। मुख्यमंत्री भी अपने दम पर नहीं बने, नीतीश वही तो कुमार मैंने जी भी कहा, नहीं बने। लेकिन ये चाणक्य हैं भारत की राजनीति के। तो भाई मुबारक हो इन लोगों को। तो मेरा कहना यह है कि जो कांग्रेस में एक सटल चेंज आया है वो ये है कि भाई हमें नरेंद्र मोदी की सरकार के सामने लड़ना है, क्योंकि लड़ने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। जो हमारे साथ चलना चाहे इस लड़ाई में उसका स्वागत है, हम किसी का अपमान नहीं करेंगे। लेकिन अगर कोई रिलायबल पार्टनर नहीं है तो हमें उसके ऊपर वक्त जाया करने का, हम उसके ऊपर वक्त जाया नहीं करेंगे। ममता बनर्जी आज मुसीबत में, अगर साथ आना चाहे तो उनका स्वागत है, और अगर नहीं आना चाहती हैं तो अपनी लड़ाई लड़े वो। अखिलेश यादव, और ये सब पे लागू होता है भाई, ये स्टालिन पे भी लागू होता है। और बिल्कुल ठीक है। मैं ये समझना चाह रहा हूँ अखिलेश जी के लिए, एक तो पॉलिटिक्स में मैं समझना चाह रहा हूँ कि अखिलेश जी का जो ट्रेंड मैं देख रहा हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ, कि वो एंटी हिंदुत्व की पॉलिटिक्स पे नहीं जाना चाहते। वो एक बीच के रास्ते पर रहना चाहते हैं कि जाति की राजनीति भी चल जाए और एंटी हिंदुत्व नहीं रहे। जबकि आप कह रहे हैं राहुल जी एंटी हिंदुत्व की राजनीति के रास्ते पर जाना चाहते हैं, तो ये बैलेंस ठीक लग रहा है आपको? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है और इसका जवाब मैं तमिलनाडु से शुरू करूंगा। दरअसल लोग इस बात को महसूस नहीं करते, एमके स्टालिन कांग्रेस पार्टी के लिए एक लाइबिलिटी बन गए थे, क्योंकि जिस तरीके से वो लगातार, उनके परिवार के लोग सनातन के बारे में टिप्पणियां कर रहे थे, उसका नुकसान उत्तर भारत की राजनीति में, दक्षिण भारत में उसका नुकसान नहीं होगा लेकिन उत्तर भारत में उसका नुकसान होगा। और बीजेपी ने उसको बहुत मजबूती के साथ उसको भुनाने की कोशिश की। अखिलेश यादव और राहुल गांधी दोनों इस बात को जानते हैं कि हमें आरएसएस पर हमला करना है, हमें यह मैसेज नहीं देना कि हम हिंदू धर्म के खिलाफ हैं। इसीलिए आपको याद होगा राहुल गांधी ने संसद के अंदर शिव की तस्वीर लेके चले गए, वो फोटो लेके चले गए और तगड़ा जवाब दिया कि आप हिंदू धर्म वाले नहीं हो, हम हिंदू धर्म वाले हैं। तो और अखिलेश एक अच्छी कोशिश कर रहे हैं कि वो पीडीए के माध्यम से एक आइडियोलॉजिकल कवर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और आधी आबादी आ सके, और उसको एक वो आंदोलन की शक्ल देने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि अखिलेश यादव हिंदुत्व से, क्योंकि अगर वो हिंदुत्व से नहीं लड़ेंगे तो लड़ेंगे किससे? वो तो लड़ना तो पड़ेगा आपको भाई। पूरी पॉलिटिक्स, अगर आपको उत्तर प्रदेश के अंदर राजनीति करनी है तो आपको योगी आदित्यनाथ से भिड़ना पड़ेगा, और योगी आदित्यनाथ तो साक्षात हिंदुत्व है।
भाई मोदी जी को तो साबित करने की जरूरत है, तो साक्षात हिंदुत्व है, वो तो गोरक्षपीठ के पीठाधीश्वर है, महंत है। तो जो खुद गोरक्षपीठ के महंत हों, उनको ये साबित करने की जरूरत नहीं कि मैं हिंदू हूं या हिंदू नहीं हूं, और उसमें वो हिंदुत्ववादी हैं, तब तो सोने में सुहागा है उनके लिए। तो इसलिए आप वहां पे तो उनको करना ही पड़ेगा। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्हें ये फर्क करना पड़ेगा कि महाराज जी आप हिंदू हैं, लेकिन ये जो आपका हिंदुत्ववाद की जो पॉलिटिक्स है ना, ये आपके हिंदू धर्म से के हिसाब से नहीं है। क्योंकि हिंदू धर्म तो वसुधैव कुटुंबकम की बात करती है, तो सबको साथ लेने की चलने की बात करती है। और यूपी तो वो जगह है जहां पे अवध भी है, जहां टुंडे कबाब भी चलते हैं, नवाबी भी चलती है, और वहां पे बड़ी नफासत के साथ लोग पान भी खाते हैं। और फिर वहां काशी विश्वनाथ भी है, बम बम भोले की भी बात होती है। तो ये साथ लेके चलना पड़ेगा। अगर वो इसको बहुत कायदे से अपने पीडीए के माध्यम से अगर ये विभेद जनता के सामने रख पाए, और मुझे लगता है कि वो उस दिशा में अग्रसर है, क्योंकि जो वोट परसेंटेज मुलायम सिंह यादव को कभी नहीं मिला, वो अखिलेश यादव के कार्यकाल में मिला। 34% के आसपास अकेले समाजवादी पार्टी का वोट परसेंटेज है। तो लेकिन अब चूंकि हिंदुत्व का उभार इतना ज्यादा है, सांगठनिक तौर पर इतने मजबूत हैं, जो रिसोर्सेज इतने ज्यादा हैं कि वो उसका मुकाबला करना आसान नहीं है। फिर तमाम ईडी के मामले, सीबीआई के मामले, भ्रष्टाचार के मामले, प्रशासन की कठोरता, तो आज की तारीख में विपक्ष की लड़ाई लड़ना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। और इसको लोग ज्यादातर हमारे साथी लोग समझते नहीं इस बारे में। भाई हम कहें सड़क पे चलो निकलो, और कार्यकर्ता के सड़क पे जाएंगे तो हमारे घर परिवार को खाना कौन खिलाएगा? खाना कौन खिलाएगा? मैं तो चूंकि रहा हूं पॉलिटिक्स में, इसलिए मैं इन चीजों को, मैंने कोई गलत काम नहीं किया, लेकिन 4 मुकदमे मेरे खिलाफ थे, और हर 20 दिन के बाद 30 दिन के बाद मुझे अदालत के सामने पेश होना पड़ता था, और पता नहीं किस दिन डांट पड़ जाए। हालांकि मैं चारों मामलों में बाइज्जत बरी हो गया, लेकिन आप 10 साल, कम से कम 6-7 साल तो मैंने उसको झेला ही। तो आपको अदालत का सामना करना पड़ रहा है, आपको वकील रखना पड़ता है, आपको तमाम चीजें करनी पड़ती हैं, ये इतना आसान नहीं होता। डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस, डेमोक्रेटिक कॉन्शियसनेस, डेमोक्रेटिक रिफ्लेक्सेस आप तब उम्मीद करिए जब सिस्टम भी डेमोक्रेटिक हो। जब सिस्टम डेमोक्रेटिक ना हो तो लड़ाई बहुत मुश्किल होती है। जी सर, आखिरी सवाल करते हैं। बात बहुत इंटरेस्टिंग चल रही है, और कांग्रेस पे राहुल जी पर इतनी बात बहुत लंबे समय बाद हुई है हम लोगों के बीच में, और आमतौर पर भी नहीं होती, लोग केवल मजाक उड़ाने या नॉन सीरियस तरीके से। एक सवाल समझना चाहता हूँ कि जब आपने कहा, उसमें मुझे कोई गंभीरता में कोई शक नहीं होता कि राहुल जी अपनी कांग्रेस के साथ चलना चाहते हैं या अपने रास्ते पर चलना चाहते हैं। तो जो एक बात उन्होंने कही थी, वो मजाक में कही या गंभीरता से, मुझे नहीं पता, जो घोड़ों की पहचान करने की, बारात के घोड़े, रेस के घोड़े, लंगड़े घोड़े। अब ये पहचान का काम तो केवल राहुल जी को करना है, और पहचान के साथ सेग्रीगेट करना है। पहचान करने से ही काम नहीं चलेगा, सेग्रीगेट करना। क्या आपको लग रहा है कि कांग्रेस या राहुल जी ये फैसला करने के लिए अब उस जगह पर पहुंच गए? हमारे ख्याल से फैसले करने शुरू कर दिए उन्होंने एक तरीके से। आप देखिए, 2 तरीके के लोग होते हैं। एक तो वो होते हैं जो कांग्रेस की लल्लो चप्पो करते रहते हैं सुबह से शाम तक। दूसरे वो होते हैं जो उतनी आक्रामकता को बर्दाश्त नहीं करते। तो आज की कांग्रेस को बहुत ही बैटल हार्डेंड वॉरियर्स चाहिए, जिनको मालूम है कि अगर मुझे इस युद्ध में उतरना है तो इसमें मेरी मौत भी हो सकती है। जब आप युद्ध मैदान में जा रहे हैं, जब आप युद्ध में है, और अगर आपके अंदर मृत्यु का भय है, तो फिर युद्ध नहीं जीत सकते। आपको तो जैसे राहुल गांधी हर मसले पे नरेंद्र मोदी का मुकाबला कर रहे हैं, बिना इस बात से डरे हुए कि कल उनको जेल में भेजा जाएगा या नहीं भेजा जाएगा, उनके साथ क्या हाल, ऐसे ही लोगों की उनको तलाश है। और मैं इस बात को व्यक्तिगत तौर पर भी जानता हूं कि ऐसे लोगों की वो तलाश कर रहे हैं। इसलिए आपको याद होगा कि एक समय में उन्होंने कहा था कि कांग्रेस की लड़ाई तो कांग्रेस के बाहर के लोग भी लड़ रहे हैं, जो इस बात की चिंता नहीं कर रहे हैं कि इस लड़ाई में वो खेत रहेंगे या खेत नहीं रहेंगे। लेकिन कांग्रेस की दिक्कत क्या है कि इंदिरा गांधी के समय से दरबारियों की एक ऐसी फौज इकट्ठा हो गई है जो टीवी चैनल्स पर आके बड़ी मीठी मीठी बातें करते हैं, लेकिन दरअसल यही कांग्रेस पार्टी के लिए सबसे बड़ा कैंसर है। सबसे बड़े कैंसर ये लोग हैं।
ये अपने बल पे विधानसभा का चुनाव नहीं जीत सकते, ये अपने बल पे काउंसिल का चुनाव नहीं जीत सकते। लेकिन कांग्रेस ने ऐसे लोगों को, उनकी व्यवस्था तो चलती है कांग्रेस से। लेकिन ऐसे लोगों को कांग्रेस पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं की कीमत पर बड़े बड़े पद दिए। और गुलाम नबी आजाद इसके सबसे बड़े उदाहरण है, मैं नाम लेके कह रहा हूं। कमलनाथ इसके सबसे बड़े उदाहरण है, मैं नाम लेके कह रहा हूं। 2003 के बाद से एक नया नेता मध्य प्रदेश के अंदर आता है जिसका नाम है शिवराज सिंह चौहान। वो लगातार 3 चुनाव जीत जाता है। और उस वक्त जबकि बाबूलाल गौड़ के नेतृत्व में बीजेपी नीचे जा रही थी बुरी तरीके से, उमा भारती के नेतृत्व वाली में, और कांग्रेस के बड़े कद्दावर नेता कमलनाथ और दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के अंदर रहते हैं और वो हरा नहीं पाते। तो काहे के कद्दावर नेता, फिर आप किसी नए आदमी को दीजिए ना भाई। तो ये सारे लोग अब लेकिन दिक्कत क्या है कि जब एक ऐसी इमारत बन गई है तो उसमें खतरे होते हैं। अचानक आपने बड़े बदलाव किए तो हो सकता है पूरी इमारत ही ढह जाए। तो समझदार आदमी होता है जो गोर्बाचोव ने किया सोवियत यूनियन में, वो कम्युनिस्ट पार्टी को संभालने चले तो पता चला पूरी पार्टी ही गायब हो गई और सोवियत यूनियन भी गायब हो गया, देश ही खत्म हो गया। तो वो खतरा भी है। तो यहाँ इनका उदाहरण डेंग जाओपिंग होना चाहिए, जिन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी में बदलाव भी किया, कम्युनिस्ट पार्टी को बिखरने भी नहीं दिया और चीन को वहां पहुंचा दिया जहां आज अमेरिका के सामने मुकाबला। ये बहुत मुश्किल काम होता है लीडरशिप को इस तरीके के फैसले करने में, क्योंकि उनके एक फैसले से, वो कहते हैं ना, लम्हों ने खता की सदियों ने सजा पाई। तो लीडरशिप एक मामूली सा फैसला करता है और उसकी गूंज लंबे समय तक होती। कार्यकर्ता बड़े बड़े फैसले कर देता है, उसका कोई असर नहीं होता। ठीक है, चलिए सर, बहुत अच्छी बात हुई। मैं समझता हूँ कि जो लोग कांग्रेस को भी समझना चाहते हैं या राष्ट्र की राजनीति को, उनको ये चर्चा शायद कुछ फायदा पहुंचाए। बहुत बहुत शुक्रिया। यही इसीलिए मैं कहता हूँ कि आशुतोष जी की धमक राजनीति में भी उतनी है जितनी पत्रकारिता में। मैं जानता हूं कि हमारे दर्शक इस बात को गंभीरता से नहीं लेते जब आप मेरे बारे में ऐसी कोई टिप्पणी करते हैं। और मैं फिर आप दर्शकों से कहती हूँ, आप मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और विजय त्रिवेदी जी से त्रस्त रहिए। चलिए, अब बात सारी हो गई है। थैंक यू।